मीट द गिम्प के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल उत्तरी जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉर्ट द्वारा निर्मित है। शुरुआत में मैं कुछ ऐसा करूँगी जिसका उल्लेख करना मैं हमेशा भूल जाती हूँ। इमेज में कुछ भी करने से पहले मैं हमेशा इसे सेव करना भूल जाती हूँ। अतः मैं फाइल सेव एज़ पर जाती हूँ और इसे comic.xcf की तरह सेव करती हूँ। xcf गिम्प का मूल फाइल फॉर्मेट है और यह फाइल में सारी लेयर्स की जानकारी रखता है। गिम्प में जेपीईजी या टिफ या अन्य की तरह कुछ भी सेव ना करें अगर आप आगे इसके साथ कार्य करना चाहते हैं। वहाँ से आप किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे का काम करना चाहते हैं तो XCF प्रयोग करें। अतः क्या करना है? पहली चीज़ मुझे इस इमेज को थोड़ा क्लियर करना है। यहाँ दो समस्याएं हैं। पहली, रॉल्फ स्टाइनॉर्ट की इमेज के पीछे जो आदमी है और दूसरी चीज़ यहाँ जो नीचे अव्यवस्था है। यहाँ यह स्टैचू बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है और मुझे लगता है यह इस इमेज के किनारों के पॉइंट्स में से एक है। अतः पहले मैं यहाँ वाली चीज़ों को यहाँ से दूर करती हूँ। अतः मैं इमेज में जूम करती हूँ और ब्रश टूल चुनती हूँ। यह क्लोनिंग टूल द्वारा की हुई अच्छी चीज़ है और मुझे यहाँ बिल्कुल सटीक काम नहीं करना है क्योंकि फाइनल इमेज में सारी छोटी चीज़ें अदृश्य हो जाएंगी। अतः मैं क्लोन टूल चुनती हूँ और ब्रश का आकार बदलती हूँ। अब मैं कंट्रोल दबाती हूँ और शुरुआती पॉइंट को पाने के लिए क्लिक करती हूँ और अब मैं सिर्फ पेंट करना शुरू करती हूँ। लेकिन वह शुरू करने से पहले मैं ओवरले मोड को नॉर्मल मोड में ओपेसिटी को 100 में बदलती हूँ और अब पेंट करना शुरू करती हूँ। इमेज थोड़ी सी धुंधली है, इसलिए मैं पेंट करने के लिए एक अन्य ब्रश चुनती हूँ। और अब मैं यहाँ बॉर्डर पर जाती हूँ और पेंट करती हूँ। अतः वो आदमी चला गया है। यहाँ अव्यवस्था रह गई है। मैं यहाँ फ्लावर पॉट रखना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ से इस चीज़ को हटाना ही है। इस क्षण में मैं फ्लावर पॉट के इस बॉर्डर का ध्यान रखूंगी।
यदि मैं इस तरह से इस इमेज को रखती हूँ तो आप क्लोनिंग के निशान देख सकेंगे, लेकिन जब मैं कॉमिक मोड में खोलूंगी तो वे नष्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ फ्लावर पॉट के बारे में कुछ करते हैं। मुझे लगता है मुझे इस पॉइंट से क्लोन करना चाहिए। इस जूम स्टेप में यह ज़्यादा ठीक नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है यह कार्य करेगा। कॉमिक इमेज में मूलतः 3 भाग हैं। पहला, बिना किसी रंग के काले धब्बे या गहरे धब्बे हैं जो इमेज को संरचना देते हैं। फिर लाइनें हैं जो इमेज में फॉर्म्स और आइटम्स को परिभाषित करती हैं। और फिर रंग है और हम इसे धब्बों वाले ट्यूटोरियल की तरह शुरू करेंगे। और उसके लिए मैं लेयर डबल करती हूँ और इसे इंक कहती हूँ। मैं थ्रेशोल्ड टूल चुनती हूँ और इमेज में क्लिक करती हूँ और इन्फो विंडो को इमेज में खींचती हूँ। आप यहाँ देखते हैं कि इमेज काली और सफ़ेद है। यह टूल इमेज को काले और सफ़ेद में विभाजित करता है। यदि पिक्सेल इस समय 82 से लाइट हैं तो लाल, हरे और नीले की एवरेज वैल्यू के लिए संयोजन सफ़ेद है। और यदि लेवल 82 से नीचे है तो यह काला हो जाता है। अब यहाँ पहली समस्या हमारे सामने आती है। जब मैं इस स्लाइडर को चारों तरफ ड्रॉ करती हूँ तो इफ़ेक्ट काफ़ी गहरा हो जाता है। यहाँ यह वैल्यू 129 रॉल्फ स्टाइनॉर्ट के चेहरे के बाएं भाग, कंधे और स्टैचू के लिए अच्छी होगी। यहाँ आँखों के लिए यह अच्छा होगा और यह दूसरी आँख के लिए। अब इस इमेज के लिए मुझे भिन्न इंक लेयर को प्रयोग करना है, अतः हल्की तरफ से शुरू करते हैं। यहाँ इसकी तरह और इमेज में 100% तक वापस जाएं। मैं यहाँ इसे डबल करती हूँ और थ्रेशोल्ड टूल को चुनती हूँ और इस स्लाइडर को नीचे खींचती हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे ऊपरी लेयर को अदृश्य करना है। मुझे लगता है यह वैल्यू चेहरे के इस भाग के लिए अच्छी है। मैं इस लेयर की कॉपी बनाना चाहती हूँ और इसे प्रत्यक्ष बनाना चाहती हूँ और अब मैं इस लेयर पर कार्य करूँगी। मुझे यहाँ बीच की टर्म को देखना है। चेहरे का यह भाग मुझे लगता है काफी अच्छा काम करता है, अतः मैं इमेज में चारों तरफ देखती हूँ।
स्टैचू भी ठीक है। इस इमेज की यहाँ एक अच्छी परिभाषा है और रॉल्फ स्टाइनॉर्ट के हाथ के पास लाइन अदृश्य है और जिसे ऑप्टिकल इल्यूशन कहा जाता है। मुझे लगता है यह अच्छा है और इमेज में रहना चाहिए। अब मैं थ्रेशोल्ड टूल चुनती हूँ, लाइन को यहाँ प्रत्यक्ष बनाती हूँ और थोड़ी सी परिभाषा प्राप्त करने के लिए ब्राइट भागों को देखती हूँ, अतः इसके ऊपर स्लाइड करती हूँ। यह बेहतर लगता है। अब मेरे पास मेरी इंक लेयर की 3 प्रतियां हैं। पहली इंक लाइट है, ऊपरी लेयर इंक डार्क है और अब बीच की लेयर को सिर्फ इंक नाम दें। अब तीनों लेयर्स को देखते हैं और यह निश्चित करें कि किसका उपयोग ज़्यादा करना है। मुझे लगता है इंक लेयर एक अच्छा बेस है क्योंकि यह बहुत लाइट है और यह बहुत डार्क है। अतः मैं इस लेयर को नीचे रखती हूँ और मैं डार्क लेयर पर और लाइट लेयर पर एक लेयर मास्क जोड़ती हूँ। मैं एक लेयर मास्क जोड़ती हूँ ब्लैक में जो फुल ट्रांसपेरेंट है, अतः सब कुछ यहाँ अदृश्य हो जाता है। जब मैं लाइट लेयर के इस लेयर मास्क पर सफ़ेद ड्रॉ करती हूँ तो इमेज इसमें दिखाई देगी। अतः यहाँ मैं नॉर्मल मोड के साथ ब्रश टूल चुनती हूँ और ओपेसिटी 100%। मुझे लगता है मैं हार्ड ब्रश प्रयोग करूँगी और प्रेशर सेंसिटिविटी साइज होनी चाहिए। अतः जब मैं सतह पर ब्रश को दबाती हूँ तो डॉट बड़ा हो जाएगा। मेरा फोरग्राउंड रंग सफ़ेद है, तो शुरू करते हैं। मुझे लगता है चेहरे का बायां भाग ब्राइट किया जाना चाहिए। इमेज में जूम करने के लिए मैं 1 दबाती हूँ। मुझे लगता है यह ब्रश बहुत छोटा है, अतः मैं इसे थोड़ा ऊपर स्केल करती हूँ। यह बेहतर लगता है। लेकिन संभवतः यह ज़्यादा ब्राइट है। यह या तो काला या सफ़ेद होना चाहिए। अतः मैं X की के साथ रंग को स्विच करती हूँ और दोबारा यहाँ पेंट करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है मैं यहाँ इसे छोड़ सकती हूँ और उसके ऊपर अगली लेयर रख सकती हूँ। अब हमें क्षेत्र और संरचना के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी है।
तो हमें लाइनों को भूल जाना चाहिए और बस यहाँ संरचना को देखें। इसे ऐसे ही छोड़ दें। मैं एक अन्य लेयर आसानी से जोड़ सकती हूँ और अब मैं डार्क भागों को सफ़ेद रंग के साथ पेंट करती हूँ। अब देखते हैं अगर यहाँ मैं थोड़ा सा दिखा सकती हूँ। मुझे लगता है यह बहुत ज़्यादा है। मैं चेहरे को थोड़ा ज़्यादा डार्क करना चाहती हूँ। और यहाँ भी। मुझे लगता है वह ज़्यादा डार्क है। यहाँ अभी भी कुछ काम किया जाना बाकी है, लेकिन मैं इसे यहाँ छोड़ूंगी और इसे लाइनों के साथ अगली स्टेप कर लेने के बाद देखूंगी और फिर मैं यहाँ समायोजित कर सकती हूँ। इसे थोड़ा ज्यादा ब्राइट किया जाना है, अतः हम वहाँ एडिट देखेंगे। इस स्टेप में मुझे कुछ लाइनें जोड़नी हैं और यह बैकग्राउंड लेयर को डबल करके किया जा सकता है और इसे ऊपर रखें और इसे लाइन्स नाम दें। लाइन्स भिन्न रंगों के बीच के किनारे हैं। मैं फिल्टर्स पर जाती हूँ, फिर एज डिटेक्ट और यहाँ मेरे पास गॉसियन्स एज डिटेक्ट का अंतर है। संबंधित स्लाइडर रेडियस है और अगर आप इसकी संख्या घटाते हैं तो लाइनें पतली हो जाती हैं। अगर आप संख्या बढ़ाते हैं तो लाइनें चौड़ी हो जाती हैं और आपको इमेज में अधिक विवरण प्राप्त होता है। मैं 10 के आसपास पसंद करूंगी, पर मैं 30 तक जा सकती हूँ और फिर निश्चय करूंगी कि वास्तव में मुझे कहाँ रुकना चाहिए। जब मैं 30 पर जाती हूँ तो मुझे किनारे नहीं मिलते हैं, क्षेत्र मिलते हैं और यहाँ 12 यह देगा। और मुझे लगता है मैं 10 पर ही रहूंगी। मैं इस लेयर के लेयर मोड को मल्टीप्लाई पर सेट करूंगी और बढ़ते रंग के लिए बाद में मुझे इमेज में सफ़ेद को कम करने की आवश्यकता है। अब जांचते हैं कि हमने अब तक जो किया है वो ठीक है या नहीं। अतः मैं लाइन्स लेयर को ऑन और ऑफ करूंगी और आप यहाँ देखेंगे कि लाइन लेयर के ऑन होने पर कुछ स्पष्टता होती है। और अब मैं डार्क इंक लेयर को डीसेलेक्ट करती हूँ और लाइट इंक लेयर को रखती हूँ। संरचना जो मैं डार्क इंक लेयर के साथ रखना चाहती हूँ लाइन्स लेयर में दिखाई देती है। अतः मैं डार्क इंक लेयर को स्विच ऑफ ही रहने दूंगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ इन लेयर्स को मिलाने की ज़रूरत है। मैं इसे ऐसा ही छोड़ दूंगी, जिससे मैं कुछ बदल सकती हूँ और यह अंतिम इमेज में होगा। अगली स्टेप, जैसा मैंने कहा, मुझे यहाँ सफ़ेद चैनल को कम करना है और यह लेवल्स टूल से किया जा सकता है
और मैं लेवल को 240 तक कम करती हूँ। जब मैं इस लेयर को स्विच ऑफ करती हूँ तो आप देखते हैं कि मेरे पास ग्रे बैकग्राउंड है और यहाँ थोड़ी सी रंग की जानकारी है। इमेज में रंग प्राप्त करने के लिए मैं बैकग्राउंड लेयर को कॉपी करती हूँ और इसे कलर नाम देती हूँ और इसे ऊपर रखती हूँ और लेयर मोड को कलर पर सेट करती हूँ। लेकिन यह अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे मोड बदलना चाहिए। यहाँ इमेज में थोड़ा सा रंग प्राप्त हो गया है, लेकिन मैं अधिक सैचुरेशन चाहती हूँ, इसलिए मैं दोबारा बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बनाती हूँ और इसे सैचुरेशन नाम देती हूँ। मैं लेयर मोड को सैचुरेशन पर सेट करती हूँ। मुझे लगता है यह सैचुरेशन मोड पहले से ही काम करता है और इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। रंग में अधिक फ्लैटनेस होनी चाहिए थी और हाथ कॉमिक नहीं लग रहा है। मैं देखूंगी कि यह कहाँ से आता है। अतः अब मैं इस स्लाइडर को प्ले करना शुरू कर सकती हूँ। सैचुरेशन कम करते ही यह थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है और ज़्यादा वाटर कलर जैसा लगता है। अतः यह एक अजीब इफ़ेक्ट है। अब यहाँ मैं लेयर्स के साथ प्ले करना शुरू करती हूँ। अतः मैं लाइन्स लेयर को स्विच ऑफ करती हूँ और आप यहाँ देखते हैं कि यह इफ़ेक्ट लाइन्स से नहीं है बल्कि कलर्स और सैचुरेशन से है। अब मैं कुछ समायोजन कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास अभी भी लेयर्स हैं। मैं चेहरे को चमकाना चाहती हूँ, अतः मैं इंक लाइट लेयर चुनती हूँ। सफ़ेद फोरग्राउंड रंग के साथ ब्रश चुनती हूँ। मैं इमेज में जूम करती हूँ। ब्रश के आकार को कम करें और इसे थोड़ा सा स्केल करें और अब मैं यहाँ आँख को पेंट करना शुरू करती हूँ। यह बहुत ज़्यादा है। यह बेहतर लगता है। अब मैं इस भाग में पेंट करती हूँ। यह बहुत ज़्यादा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ बहुत से रूपांतरण संभव हैं जो आप यहाँ इन क्षेत्रों को बदलकर इमेज में कर सकते हैं। यह ठीक है। आप यहाँ बहुत से बदलाव कर सकते हैं और मुझे नहीं पता कि मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, लेकिन अब तक यह मुझे पसंद आया। अब देखते हैं कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, हम लाइन्स के बजाय भिन्न लेयर्स प्रयोग कर सकते हैं। अतः मैं लाइन्स को स्विच ऑफ करती हूँ
और मुझे बहुत ही अजीब रंग मिलते हैं क्योंकि मेरे पास फिर से सफ़ेद बैकग्राउंड है। अतः यहाँ एक अन्य लेयर जोड़ें और इसे वाइट पर सेट करें और मल्टीप्लाई मोड प्रयोग करें और इसे 240 ग्रे से भरें। अब मुझे लगभग वही इमेज मिल गई है जैसी यहाँ मेरी लाइंस के साथ थी। अब मैं उन्हें ऑन करती हूँ। मेरे पास लाइनों की जानकारी बाहर आती है, लेकिन यह कॉमिक इफ़ेक्ट अभी भी वहाँ है और मैं देख सकती हूँ क्या बेहतर है। कुछ अलग तरकीबों की कोशिश करते हैं। मैं कलर और सैचुरेशन लेयर को डबल करती हूँ और उनके साथ कुछ करती हूँ। यहाँ मैं इमेज के बाहर विवरणों को प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ। अतः फिल्टर्स, ब्लर और गॉसियन ब्लर पर जाएं और यहाँ मैं एक वैल्यू चुनती हूँ जो मुझे एक अच्छा इफ़ेक्ट देती है। आप देखते हैं कि रंग थोड़े से चिकने हो गए हैं। अतः सैचुरेशन कॉपी के साथ भी ऐसा करते हैं। फिल्टर्स पर जाएं, गॉसियन ब्लर दोहराएं और अब मेरे पास वास्तव में फ्लैट रंगों के साथ फ्लैट इमेज है। अतः मैं मूल कलर को ऑन करती हूँ और मुझे यहाँ एक अजीब इफ़ेक्ट मिलता है। अब इन्हें दोबारा नाम देते हैं, सैचुरेशन ब्लर्ड और कलर ब्लर्ड। अगर मैं ब्लर्ड सैचुरेशन को अनब्लर्ड कलर के साथ मिला दूं तो मुझे यहाँ कुछ रंग मिलते हैं जो थोड़े से अजीब लगते हैं। मुझे यह पसंद होते अगर विशेष रूप से ये यहाँ नाक पर न होते तो। अतः इसे वापस ऑन करें और यहाँ यह इफ़ेक्ट है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप धुंधलापन कम करते हैं तो आपको ज़्यादा स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है। यह एक वास्तविक कार्यक्षेत्र है। आपके पास यहाँ बहुत सी संभावनाएं हैं, जैसे इनको कैसे करना है, क्या करना है और क्या ठीक करना है। इसे करना वास्तव में मज़ेदार है। मूल ट्यूटोरियल के निर्माता ने ज़बरदस्त काम किया है। मैं इस इमेज के दोनों रूपों से ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मुझे यहाँ संरचना और फूल, स्टैचू और यहाँ फ्लावर पॉट पसंद है। मुझे हाथ के पास और चेहरे के सारे विवरण पसंद नहीं हैं। यह थोड़ा ज़्यादा फ्लैट हो सकता था। ऑन ब्लर्ड के साथ मुझे चेहरे में और हाथ के पास विवरण पसंद हैं, लेकिन मुझे फूल पसंद नहीं है जो पूरी तरह से धुंधला है। अतः अब मैं दोनों इमेजेस को मिलाती हूँ और मैं कलर ब्लर्ड के साथ शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे इसकी कुल दिखावट सैचुरेशन ब्लर्ड से ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं
सारी लेयर्स को ऑन करती हूँ और सैचुरेशन ब्लर्ड और कलर ब्लर्ड पर लेयर मास्क जोड़ती हूँ और मैं ब्लैक लेयर मास्क फुल्ली ट्रांसपेरेंट जोड़ती हूँ। और अब मैं सैचुरेशन लेयर मास्क के साथ काम करना शुरू करूँगी। अतः मैं फोरग्राउंड रंग में सफ़ेद चुनती हूँ और यहाँ पेंट ब्रश चुनती हूँ। अब मैं पेंटिंग शुरू करती हूँ। मैं इमेज में उन भागों पर पेंट करती हूँ जहाँ मैं इमेज में थोड़ी ज़्यादा फ्लैटनेस चाहती हूँ। यह कुछ अजीब लगेगा क्योंकि अब मैंने कलर लेयर को ऑन किया है। अतः अब मैं शिफ्ट कंट्रोल A दबाकर सब कुछ चुनती हूँ और कंट्रोल C दबाकर इसे कॉपी करती हूँ। इमेज पर जाएं और कंट्रोल V दबाएं और फ्लोटिंग सिलेक्शन पर क्लिक करें और कंट्रोल H या एंकर लेयर के साथ यहाँ मेरे पास कॉपी है। अतः आप इन लेयर मास्क को कॉपी भी कर सकते हैं और मुझे लगता है यहाँ मैं इस इमेज को छोड़ दूंगी। मुझे लगता है यह काफी हद तक अच्छा उदाहरण है और अंत में इस स्लाइडर के साथ मैं थोड़ा सा प्ले करती हूँ। इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। पहले आप इमेज लेयर को कॉपी करें और थ्रेशोल्ड टूल के साथ इंक्ड इमेज बनाएं। उन क्षेत्रों को देखें जिन्हें आप काला या बहुत डार्क करना चाहते हैं। फिर आप बेस इमेज को दोबारा कॉपी करें और एज डिटेक्ट फिल्टर के साथ एक लाइन लेयर बनाएं और फिर लेयर मोड को मल्टीप्लाई पर सेट करें। इस लेयर में आप लेवल्स टूल के साथ सफ़ेद को कम करके लगभग 240 ग्रे करें। फिर आप बेस इमेज को दोबारा कॉपी करें और एक कलर लेयर बनाएं। कलर मोड को कलर पर सेट करें और अंततः आखिरी बार आप बेस लेयर को कॉपी करें और सैचुरेशन लेयर बनाएं और यहाँ आप लेयर मोड को सैचुरेशन पर सेट करें और अब भिन्न लेयर्स की या कुछ लेयर्स पर ओपेसिटी के साथ आप शुरू करें। अलग-अलग तरह से कोशिश करें। परिणाम अच्छी तरह से मिश्रित हैं लेकिन कुछ आश्चर्यजनक हैं। अधिक जानकारी के लिए meetthegimp.org पर जाएं और कमेंट भेजने के लिए info@meetthegimp.org पर लिखें। अलविदा। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।